हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नौमान अशरफ, फैकल्टी ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर एट ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर, आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं 11th एंट्रेंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के अंदर पूछे जाने वाले सवालात के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर तौर पे कि एएमयू 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। हम उन तमाम चीजों के बारे में आज आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डिटेल में बात करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक, ताकि आप तक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पहुंचें। ये जो आपके सामने यहां पर सिलेबस है वो क्लास 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए। सबसे पहले यहां पे जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है, जो ब्रेकअप ऑफ मार्क्स है, उसको आप देख लीजिए। सोशल स्टडीज के अंदर सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आते हैं, वो 60 मार्क्स के हैं। इट मींस कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री 15 मार्क्स की, ज्योग्राफी 15 नंबर और सिविक्स 15 नंबर और इकोनॉमिक्स 15 नंबर, और ये इस तरीके से ये 60 नंबर के आपके बनेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स जो है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, वो 20 नंबर की पूछी जाती है। और फिर जो तीसरा है आपका वो जनरल नॉलेज, वो 5 नंबर का है। इंग्लिश जो इस बार से इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी 5 नंबर का यहां से सवाल आएगा, और इंडो इस्लामिक कल्चर से आपके 10 नंबर के सवालात आएंगे। इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से कि 100 नंबर के क्वेश्चंस या 100 नंबर के सवालात जो है वो यहां से आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है हम आते हैं यहां पर सिविक्स की जानिब। जो सबसे पहला आपका सिलेबस दिया हुआ है क्लास 9th और 10th का जो सिविक्स का पूरा है, यहां पे आप देखेंगे तो इस तरीके से आप देखें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो क्लास 9th की है उसके अंदर से ये सारे क्वेश्चंस, पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी, कंपटीशन एंड कॉन्टेस्टेशन इन डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। कहने का मतलब यह है कि ये जो डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर सवालात पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलर उसी एक डेमोक्रेसी का जो एक पोर्शन है उस पोर्शन को यहां पर उठाया गया है, और सिविक्स के अंदर से बाकायदा तौर से यहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और फिर जब आप आगे करते हैं इस तरीके से, जब आप आएंगे सिविक्स के बाद आपका जो पोर्शन बचेगा वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन आपका है इकोनॉमिक्स, ये है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट और द रोल ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर्स, ये उसके बारे में बात करनी है। और मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन है। आप देखेंगे कि आपको इसका एक पर्टिकुलर नोट्स और एक गाइड के तौर पर आप लोगों को यहां पे दिया जाएगा, और जो टीचर्स और फैकल्टीज यहां पर आपकी होंगी वो आपको गाहे बगाहे गाइड करते रहेंगे। और इस तरीके से फिर कंज्यूमर अवेयरनेस आ जाता है, पीपल एज रिसोर्स है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज है। और फिर जब आप बात करेंगे हिस्ट्री में, द मोस्ट लेंथीएस्ट, बहुत ही लेंथी पोर्शन है हिस्ट्री का, और 9th और 10th की दोनों की हिस्ट्री में से क्वेश्चंस और सवाल आते हैं। आपको यह तय करना है, आपको यह देखना है कि सवाल कहां कहां से आ रहे हैं और क्वेश्चंस जो है वो पैटर्न क्या है उसका, और सिलेबस हमारा खास तौर से क्या है। सारी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना सिलेबस में मेंशन है उसको अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा यहां पे कि ये जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का चैप्टर है। यहां से आपके सवालात होंगे। राइज ऑफ नाजिज्म, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म,
फार्मर्स एंड पीजेंट से सवाल होंगे, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स जो 9th में चैप्टर है, नेशनलिज्म इन यूरोप ये क्लास 10th का चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से, नेशनलिज्म इन इंडिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद असॉल्ट सत्याग्रह, मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सारे पोर्शन है इसके अंदर डील किए जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन है, प्रिंट कल्चर है, प्रिंट कल्चर के बाद अब आप जो है फिर से मूव कर जाएंगे ज्योग्राफी की तरफ। तो ये कंटेम्परेरी इंडिया का पार्ट 1 है और कंटेम्परेरी इंडिया का पार्ट 2 भी आएगा। ज्योग्राफी के अंदर सिलेबस आपके सामने है। इंडिया साइज एंड लोकेशन ये 9th क्लास के सारे चैप्टर्स हैं। क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। यहां से क्वेश्चन, ये हॉट टॉपिक भी है और बहुत ही एक अहम मुद्दा है, और जिसकी तरफ स्टूडेंट्स के ध्यान को फोकस किया भी जाता है, और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के ताल्लुक से, या आप यूं कहें कि एनवायरनमेंट के ताल्लुक से, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सुनामी के बारे में पढ़ते हैं और कैसे आप कंस्ट्रक्शन को सेफ बना सकते हैं, सर्वाइवल स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, है ना, मैन मेड डिजास्टर्स जो हैं आपके उसके बारे में आप पढ़ते हैं, और कॉमन जो हैजार्ड्स हैं आपका और उसके प्रिवेंशंस क्या हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर जो है ये आपसे जो है वो वहां पर पूछा जाता है। मैथमेटिक्स, मैंने बताया आपको कि मैथमेटिक्स का बिल्कुल आपके सामने है, यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, ऐसी मैथ्स नहीं पूछी जाती है जैसी मैथ्स साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों पूछी जाती है। ये ऐसी मैथमेटिक्स होती है जिसको आसानी के साथ आप पढ़कर कर सकते हैं, और जब आप यहां पर आएंगे और हमारी जो मैथमेटिक्स की फैकल्टी हैं यहां पे, उनसे जब आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको एक क्वालिटी जो फील होगी तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। और ये एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर्स होता है। मैं आपको अपने तमाम बच्चों का फोकस यहां पे करना चाहता हूं कि बच्चे आर्ट्स लाइन को जब चूज करते हैं तो सोशल साइंस उनकी अच्छी होती है, जाहिर है, और वो उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे मैथ्स में उनको बहुत ही दिक्कत आती है। लेकिन मैं बता दूं कि बिना मैथ्स के जो 20 मार्क्स बहुत होते हैं, तो बिना मैथ्स के आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये बहुत ही आसान मैथमेटिक्स होती है, एनसीईआरटी बेस्ड है, उतने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से टफ नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करके आप इस सारे पोर्शन को डील कर सकते हैं। उसके अंदर देखिए ये रियल नंबर्स हैं, उसके बाद रियल नंबर्स के बाद ये आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके अंदर नंबर सिस्टम्स के अंदर आप देखेंगे, और फिर अलजेब्रा है। देखिए अलजेब्रा ये बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आते हैं, उसी का जो है आपको अपडेटेड वर्जन और एक्सपेंड होकर मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री में कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पे लाइंस एंड एंजल्स के लाइंस एंड एंगल्स के बारे में सवाल पूछता है, ट्राइंगल्स के बारे में भी सवाल पूछता है। और फिर इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा मैथमेटिक्स का आपको एक सिलेबस मिलेगा। क्वाड्रिलेटरल से आपके क्वेश्चंस हैं, एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल अच्छे खासे आते हैं, बहुत आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। और उसके बाद मेंसुरेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं, आप देख रहे हैं। और फिर अब एक ऐसा पोर्शन, अब तो इतने की बात हो गई, अब हमें बताना आपको यह है बच्चों कि अब आप सोशल साइंस के इस पोर्शन को, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को करेंगे कहां से, तो आपको क्या करना है और कैसे पढ़ाई करनी है, इसकी एक प्रॉपर गाइडेंस ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग सेंटर के अंदर
की जाती है कि आप जब यहां पर आएंगे तो एक एक बच्चे को इंडिविजुअली एक एक फैकल्टी देखता है। यहां पे हमारे यहां हर एक, जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स हैं तो उसके भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, साइंस एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है उसके भी अपने एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, और फिर एक मेंटोर होता है जो आपको गाइड करेगा, देखेगा इंडिविजुअली आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि आप कहां पे पीछे जा रहे हैं, आपको कितना करना है, कितना बचा है, आपको क्या करना है। तो ओवरऑल आप देखेंगे एक तरीके का जो एकेडमिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो यहां पर पूरे तौर से किया जाता है। और इस तरीके से जब आप 60 + 20 मिला देते हैं तो आपके सामने 80 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं, और फिर 20 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, 20 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इंडो इस्लामिक कल्चर और जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। यहां पर यह भी एक बहुत बड़ा पहलू है, यहां पर बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी सिलेबस के अंदर देखा सब के सब वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की कंप्लीट करते हैं तो वो वाला पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट होता है। बट अगर आप एनसीईआरटी के अलावा देखें जनरल नॉलेज और इंग्लिश या करंट अफेयर्स के पोर्शन को, तो वो थोड़ा सा हटके है और इसी में मेहनत करनी है। और यकीन जानिए कि चाहे साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्ट्स एंड कॉमर्स हो, अगर रिजल्ट को कोई बनाता है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो वही बनाता है। अगर आपके सिलेक्शन को भी तय करता है तो यही पोर्शन करता है, आपकी रैंक को भी तय करता है तो यही पोर्शन तय करता है। तो हम थोड़ा सा एक डिटेल वे में जरा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए करंट जनरल नॉलेज जो कि पहले 10 नंबर का सवाल आता था जनरल नॉलेज के अंदर, 10 नंबर के क्वेश्चंस को हटाकर सिर्फ 5 नंबर के जनरल नॉलेज किया है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स से ताल्लुक यह है कि आप जो है वो क्या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, और हर फील्ड के अंदर तो उसका कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता। आप जितना भी उसको चाहें पढ़ लें वो कम ही होता है। आप अगर माने तो जो करंट अफेयर्स है वो एक समुंदर की तरह है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, आप देख सकते हैं कि अब डिफरेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स है हर एक फील्ड में, जर्नलिज्म के अंदर, लिटरेचर के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अलावा जो है बहुत सारे जो हैं वो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। तो वो उन तमाम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, फिल्म के अंदर अवार्ड्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके यहां से बनेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली आपने देखा कि पेरिस के अंदर ओलंपिक हुआ और उसके अलावा भी पैरा ओलंपिक्स गेम होते हैं। तो उन से या नेशनल लेवल पे जो हमारे यहाँ गेम हो रहे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, फीफा वगैरह, तो कई तरीके से सवालात यहां से आपसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स से आएंगे। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को एक नया सिलेबस के अंदर इस मर्तबा ऐड किया गया है। ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है वो होता क्या है, मैं अपने बच्चों को बता दूं कि इसके अंदर आपको हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से बसने वाले उन तमाम जो रिलीजन हैं, जिनके लोग फॉलोवर्स हैं, उसको उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, उनकी जो सेक्रेट किताबें हैं, उनकी जो मशहूर किताबें हैं या उनकी जो कहिए कि पाक किताबें हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लाम को लेते हैं तो आप कुरान को पढ़ेंगे, तो कुरान इज अ रिलीजियस स्क्रिप्चर फॉर द मुस्लिम्स। इसी तरीके से हिंदुज्म में जाएंगे तो आप वेदास को पढ़ेंगे, और फिर इस तरीके से अगर आप बुद्ध रिलीजन में चले जाएंगे तो वो त्रिपिताकाज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैना में जाएंगे तो अंगास्टा आ जाता है। तो इस तरीके से आपको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एक कंप्लीट करना है। पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा नोट है, 2 से लेके 3 पेज के अंदर उसका एक नोट है, वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद टीचर उसको एक्सप्लेन भी करेगा, उससे बाहर कहीं भी सवालात आने की संभावनाएं नहीं होती हैं। इस चीज को आपको बहुत तरीके से समझना है। 5 नंबर का तो ये हो गया। अब देखिए 5 नंबर इस बार ऐड किया गया इंग्लिश। ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जनरल नॉलेज का मामला ऐसा है कि जनरल नॉलेज आप जितना पढ़ लें उतना कम लगता है, क्योंकि एक डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं जनरल नॉलेज का। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए एएमयू ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया है। इंग्लिश का इंट्रोड्यूस होना मैं इस माने को लेकर सही मानता हूं, क्योंकि आप जनरल नॉलेज या इस टाइप के करंट अफेयर्स अपने शुरुआती दौर से जब आप स्कूल करते हैं तो स्कूल के दौर से आप इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज आप जानते हैं। तो इस लैंग्वेज को पर्टिकुलर आप शुरू से पढ़ रहे होते हैं, तो इससे
पूरे तौर से आपकी क्या होती है, एक तरीके की आशनाई होती है, मतलब आप इसको जान रहे होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। और बहुत ही डिफाइंड वे में एएमयू ने बहुत ज़्यादा सिलेबस ना रखकर जो नॉर्मल है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, वोकैबुलरी एंड इट्स यूजेज हैं, और यूज ऑफ आर्टिकल्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, एंड डिटेक्टिंग एरर्स इन सेंटेंसेस हैं। ये आपको इंग्लिश का सिलेबस है जहां से 5 नंबर के सवाल आएंगे और आप यकीनन इसको यहां पर अच्छी गाइडेंस के साथ कर ले जाएंगे। अब एक बच्चों बहुत बड़ा पहलू जो 10 नंबर का है वो इंडो इस्लामिक कल्चर का है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IICB कहते हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में मैं आपको यह बता दूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसको लेकर। बच्चे बहुत तरीके से इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है और इसमें से क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि इंडो इस्लामिक कल्चर के सिलेबस में पूरे तौर से इस मर्तबा बदलाव हुआ है। एक बहुत बड़ा पोर्शन जो पिछले साल तक इंडो इस्लामिक के एएमयू के सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था, उसको डिलीट किया गया है, खत्म किया गया है। यानी कि वो हिस्सा जो थियोलॉजी पार्ट का था उसको खत्म किया गया है। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की जो बायोग्राफी थी उसको खत्म किया गया। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम एक टॉपिक का था, उसको यहां पर जो है खत्म कर दिया गया। और इस तरीके से फिर सिलेबस के अंदर कोई और ज्यादा बदलाव उसके बाद नहीं किया गया, बस कुछ चीजें खत्म की गई और थोड़ी बहुत सारी चीजें, एक आध पॉइंट जो है वो बस ऐड किए गए हैं। तो कुल मिला जुला के कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडो इस्लामिक के सिलेबस में आपके लिए, बच्चों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है। आसानी इस माने को लेकर पैदा कर दी गई बच्चों, क्योंकि आपके पास एक वास्ट सिलेबस था, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता था और एक बहुत बड़ा टॉपिक था बायोग्राफी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद का एंड बेसिक प्रिंसिपल इस्लाम का, जहां से दिक्कतें आती थीं अब याद करने में, उसको समझने में। लेकिन वो एक टॉपिक आपका डिलीट हो गया, तो अब आपके लिए आसानी है। देखिए इसके अंदर फेमस रूलर्स ऑफ द सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर है। मिडिवल पीरियड, जब मिडिवल हिस्ट्री की आप बात करेंगे तो मिडिवल पीरियड मुस्लिम रूल से डिनोट किया जाता है। तो मुसलमानों के अंदर जिन्होंने रूल किया उसमें दिल्ली के सुल्तान थे और मुगलिया सल्तनत के शहनशाह थे। तो मुगल एम्पायर और सल्तनत पीरियड को आप पूरे तौर से डिटेल में देखेंगे तो ये सारे नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे। इन रूलर्स के बारे में पर्टिकुलर, इनकी बायोग्राफी के बारे में, इनके जो काम है उसको आप देखेंगे। और फिर जो दूसरा आपका यहाँ टॉपिक है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसको आप फेमस मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। मतलब अहदे मुसलमानी में, मतलब मुसलमानों के दौर में कौन कौन से जो हैं वो इमारतें जो हैं वो बनाई गई, जिसके अंदर आप देखें कुतुब मीनार, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल और लाल किले वगैरह का जिक्र है। इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस यहां से आएंगे। एक बहुत बड़ा पहलू है जहां से सवाल बनते ही बनते हैं, दैट इज द रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, सूफिज्म एंड द भक्ति मूवमेंट। यहां से सवाल, क्वेश्चन हर साल आता है और बनता है कि किस तरीके से जो सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट पैरेलल वे में इंडिया के अंदर एक ही टाइम पे चल रहे थे। इस्लाम के अंदर सूफिज्म था और हिंदू रिलीजन के अंदर खास तौर से भक्ति का जो कॉन्सेप्ट था वो इमर्ज होके आ रहा था। और इन दोनों सूफियों ने और साधु संतों ने और वो भक्ति संतों ने क्या किया कि आपसी उखुवत, भाईचारे और मोहब्बत का किस तरीके से पैगाम दिया। इसी को बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, कि एक साथ मिलजुल कर एक इंसान की तरह किस तरीके से हमें रहना सिखाया। उनकी तालीमात क्या थी, उनका लोगों के प्रति जो है उनका स्वभाव कैसा था और उन्होंने लोगों को किस तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए बताया, हम इसको देखेंगे। और उसके बाद आप देखें कि हमारा मुल्क आजाद हुआ, हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से बच्चों आजाद होता है। और इस आजादी की लड़ाई में खास तौर से अगर आप देखें तो पूरा हिंदुस्तानी और तमाम हिंदुस्तानी एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ थे, तमाम लोग और तमाम हिंदुस्तानी मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े और इस जंग को पूरा किया और अंग्रेजों के चंगुल से हमारे मुल्क को आजाद करवाया। वो चाहे वो किसी जात
के हों, चाहे वो किसी मजहब के हों, चाहे वो किसी भी फिरके से या किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हों, सबका अपना अपना इस आज़ादी की लड़ाई के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है। हम इनकार नहीं कर सकते किसी के भी कंट्रीब्यूशन का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने मिलकर हमारे इस हिंदुस्तान के लिए और इसकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी। और ख़ास तौर से चूंकि इंडो इस्लामिक का पोर्शन है यहाँ पे, तो जो मुस्लिम्स फ्रीडम फाइटर्स थे वो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमारे मुल्क को, हमारे देश को आज़ाद करवाया, तो वहां से जो क्वेश्चंस और सवालात आपको आएंगे, जिसमें बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, महमूदुल हसन, अली ब्रदर्स, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह का नाम शामिल हैं। यहां तक जो आपने देखा, यहां तक आपके पास जो सवाल आएंगे वो 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 10 में से 6 नंबर सिर्फ यहां से आएंगे। बाकी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, सर सैयद एंड अलीगढ़ मूवमेंट, यहां से 4 नंबर के, ध्यान रहे, यहां से 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स के सवालात आएंगे यहां से। और देखिए कि इसमें अब पूछा क्या जाएगा, ये अलीगढ़ मूवमेंट का पूरा पार्ट है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एमयू एंड द आइडिया बिहाइंड इट, कि एक तो एमयू को क्यों स्टैब्लिश किया गया और इसके पीछे का आइडिया क्या था। यहां पर हम सर सैयद की बायोग्राफी को, सर सैयद की हालाते जिंदगी को हम बहुत गौर से और बहुत अच्छे से बच्चों हम पढ़ते हैं और समझते हैं, और सर सैयद की किताबों के बारे में जानते हैं, और सर सैयद ने अपनी किताबों के जरिए क्या पैगाम दिया है, उस किताब के अंदर उस किताब की थीम क्या है, हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं, सवाल वहां से भी आता है। और न सिर्फ हम सर सैयद और उसकी किताबों के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि हम ये भी पढ़ते हैं कि सर सैयद अहमद खान के साथ जो लोग शामिल थे, जो अलीगढ़ मूवमेंट के सिपहसालार थे, जिसमें मोहसिनुल मुल्क, अल्लामा शिबली नोमानी, वक़ारुल मुल्क और इस तरीके से कई, अल्ताफ हुसैन हाली, कई जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और अलीगढ़ मूवमेंट के जो हैं वो अलंबरदार थे और सिपाही थे, उनके बारे में, मतलब फ्रेंड्स एंड द कलीग्स ऑफ सर सैयद अहमद खान, हम उसको भी यहां पर पढ़ते हैं। तो पूरे तौर से एमयू कब बना, कैसे बना और क्या क्या जो उसके अंदर फैक्ट्स हो सकते हैं, वो तमाम चीजें डिटेल्स में पढ़ाई जाती हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर का ही एक ऐसा पोर्शन है या जो एक ऐसा सिलेबस है जो बच्चों को हमारे परेशान करता है। लेकिन अब चूंकि आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, या जुड़ेंगे, कि जहां पर आपको लगेगा कि इंडो इस्लामिक कल्चर भी एक ऐसे ही सब्जेक्ट की तरह है जैसे और तमाम सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप केमिस्ट्री के रिएक्शंस को पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप फिजिक्स के फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान देते हैं, उसी तरीके से आप यहां पर जब आएंगे तो इस बात को हमेशा आप महसूस करेंगे कि आप इंडो इस्लामिक कल्चर, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स या दिगर तमाम जो चीजें हैं, आप उसको उसी पैटर्न के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके का पूरा जो हमारा पोर्शन था, एक आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो 100 नंबर का था, उसके बारे में बताया। तो आपसे गुजारिश है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, और उसके बाद आप खुद भी तैयार होइए और भी लोगों को तैयार करिए, अपने आसपास बताइए। बहुत ही बेहतर मौका है आपके पास, एक अपॉर्चुनिटी है। अभी हमारे बहुत सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं और शुरू होने वाले हैं। आइए और ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग गाइडेंस सेंटर और ड्यूटी फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए, और एमयू जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी एक शानदार यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का जो आपका सपना है, उसे साकार करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। इंशाअल्लाह फिर होती है कभी मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम।